गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन। आज डेट है 17 सितंबर एंड डे है फ्राइडे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आज एक इंटरेस्टिंग सा काम दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक न्यूज़ चैनल का नाम लूँगा, आई होप सबको पता होगा उसके बारे में। CNBC TV18। मैं रिपीट कर देता हूँ, CNBC TV18। ये जो अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आपको और आप न्यूज़ चैनल प्रेफर करते हैं कुछ देखना, तो आप यही देखते होंगे जनरली। इकोनॉमिक बिजनेस न्यूज़ बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको सर्च करना है कि इसका ओनर कौन है और आपको कमेंट में बताना है। ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये देख के कि कौन है इसका असल में ओनर। तो आपको जो है नीचे कमेंट करके बताना है। और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, फर्स्ट पे आज के पेपर में क्या है कि 2 पेजेस पे, स्टार्टिंग के 2 पेजेस पे आप देख सकते हैं पहले पे ऐड है पूरा। पहले पे तो बिल्कुल एक ही चीज़ का ऐड है और सेकंड पेज पे 2 चीज़ों का ऐड है। यहाँ पर नहीं, एक ही चीज़ का है, सॉरी एक ही चीज़ का है दोनों पेजेस पर। तो हमने ये दोनों स्किप कर देते हैं और आगे चलते हैं फर्स्ट पेज जो रियल में है, जिसके ऊपर न्यूज़ है। इसमें फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। सेंसेक्स टॉप्स 59K, इंडिया पिप्स फ्रांस इन एम कैप। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका 2 न्यूज़ है इस हेडलाइन के अंदर। पहली जो आपका न्यूज़ है या जो पॉइंट है वो ये है, सेंसेक्स ने 59,000 को टॉप कर दिया। 59K मतलब 59,000 को टॉप कर लिया, ऑल टाइम हाई पे चला गया है। और हमने कल ही देखा था निफ्टी आपके 17,500 समथिंग पे ऑल टाइम हाई पे था। तो अब कह सकते हैं कि आपके सितंबर के अंदर, मिड सितंबर के अंदर दोनों इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई पर गए थे। इस तरह से आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि इंडिया पिप्स फ्रांस इन एम कैप। सबसे पहले एम कैप समझिए, अगर आपको नहीं आया तो एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमने कल भी समझा था जब TCS सबसे ज़्यादा 200 मिलियन प्लस उसकी कैलकुलेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको आज के दिन पूरी इकोनॉमी को या पूरी कंपनी को खरीदना है तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी के केस में ये निकाली जाती है नंबर ऑफ़ शेयर्स, जितने उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और इनटू में उसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि कितने उसके शेयर्स हैं इनटू कितना शेयर प्राइस चल रहा है, तो उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। बट इसी तरह से आपकी कंट्रीज़ की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है ताकि हम रैंक कर सकें कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को, कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके बाद कौन सी है और किसका कितना ग्रोथ रेट रहा, एट्सेट्रा। तो वो सब बेसिकली इसके अंदर चलता है। इसके अंदर पिप का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोडिंग अगर आपने थोड़ी बहुत करी हो, पाइथन सीखा हो स्पेशली, तो पाइथन के अंदर एक वर्ड, एक एट्रीब्यूट आता है पिप करके। तो ये मैं थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूँ बट फिर भी आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। पिप का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपकी कोई लिस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि लिस्ट है 1 2 3 इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप उसे पिप करते हैं तो लास्ट वाली चीज़ उड़ जाती है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में पिप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को गायब कर देना। मतलब एक लिस्ट है, एक सेट है, उसमें से एक चीज़ जैसे 2 गायब कर दिया, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ भी हटा देना। तो पिप का मतलब यही होता है बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने पिप कर दिया फ्रांस को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन में। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि बीट कर दिया। पहले फ्रांस इंडिया से ऊपर हुआ करता था, फ्रांस इंडिया से नीचे हो गया। या आप इसकी रैंकिंग भी देख सकते हैं, इंडिया अब 6 प्लेस पर आपका आ गया। ये देख सकते हैं आप, पूरे वर्ल्ड की है, US, चाइना, देन जापान, हांगकॉन्ग एंड UK। इसके बाद आपका इंडिया आता है, उसके नीचे फ्रांस है जो पहले पॉसिबली ऊपर ही हुआ करता था। सेंसेक्स ने आपका पिछले टाइम पे जो आपका स्टॉक्स ट्रेडेड एट स्टीप वैल्यूएशन, तो मतलब कि कितने किस किस इकोनॉमी के अंदर कितनी कितनी वैल्यूएशन का इंडेक्स चल रहा है, वो भी इन्होंने बताया कि सेंसेक्स 25 PE पे चल रहा है। PE मतलब आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। इसके बारे में हमने पहले बात की भी है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कंपनी 1 रुपीज़ कमा रही है, 1 रुपीज़ उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप उसके लिए कितना पैसा पे करने के लिए रेडी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप उसके लिए कितना पैसा पे करने के लिए रेडी है, तो उतने टाइम्स बेसिकली PE होता है। जैसे यहाँ पे 25 PE का मतलब ये है कि ईच टाइम जो कंपनी है वो 1 रुपये कमा रही है, उसके लिए आप मतलब उसके शेयर को बाय करने के लिए आप 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है। जैसे अगर उसका रेवेन्यू मान लेते रहते हैं 100 रुपये, तो 2500 रुपये के आसपास आप उसको पे करने के लिए तैयार है। तो उस तरह से बेसिकली ये रहता है। PE का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। PE में बेसिकली मैं आपको ऐसे ही बता सकता कि कितने से अच्छी PE स्टार्ट हो जाती है, कितने से बुरी PE स्टार्ट होती है। लोअर PE में भी अच्छा बुरा दोनों होता है, हायर PE में अच्छा बुरा दोनों होता है। इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। आपको बेसिकली रीज़न समझना होता है कि जैसा भी PE है वैसा क्यों। तो बेसिकली ये रीज़न वाला पार्ट इसके अंदर रहता है। और ये आप देख सकते हैं सेंसेक्स का इन्होंने चार्ट दिया हुआ है पूरा कि किस तरह से आपका इंक्रीज डिक्रीज रहा है। ईयर टू डेट रिटर्न्स है, YTD मतलब ईयर टू डेट, यानी कि 1 साल के रिटर्न्स 36% चल रहे हैं, जो कि बाकी सब इंडाइसिस से ज़्यादा है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा है। MSCI इमर्जिंग मार्केट से तो नेगेटिव हो गए। रिटर्न्स इस 1 अगस्त मतलब आपका रफली
1.5 मंथ्स 1.5 मंथ्स में भी 12% के रिटर्न है आपके। निफ्टी में इससे ज़्यादा है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है बेसिकली सेंसेक्स के बारे में। तो हमने पूरा जो है कवर कर लिया, और बाकी बेसिक बात है, इसके अंदर कोई ऐसे खास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। गवर्नमेंट मेजर्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ वीआई इन्वेस्टर एंड स्टाफ। बेसिकली आप समझ गए कि गवर्नमेंट मेजर हमने कल कवर किया था कि आपका जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या क्या उनको 4 ईयर मोरेटोरियम जो हमने बात की थी, फर्स्ट न्यूज़ ही थी कल की, तो वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। तो उसके बाद 2 इम्पैक्ट हुए आपके, हो नहीं थे, मतलब ये जो शॉर्ट वाली बात थी। स्टॉक राइजेस बाय 16%, 26%। स्टॉक इतना बढ़िया राइज कर गया आपका, क्योंकि सीधी सी बात है फाइनेंशियल कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ते ही स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाते हैं। बट एनालिस्ट सर्कमस्पेक्ट, मतलब कि जो एनालिस्ट हैं और जो इसके अंदर इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, वो उसको सर्कमस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। एक इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी तभी बढ़ती है जब एनालिसिस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम बेसिकली समझ सकते हैं। अब गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से आपके बूस्ट कॉन्फिडेंस हो गया वीआई के जो इन्वेस्टर्स है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से, क्योंकि सी बात आपको दिख रहा है 26% का स्टॉक राइज है। और आपके स्टाफ में, मतलब स्टाफ आपका वही वीआई का स्टाफ, उनको सैलरी वगैरह काफ़ी टाइम से पेंडिंग होगी, बट अब उन्हें ये इंश्योरिटी है कि मिल जाएगी। और ये एक रिपोर्ट भी निकला था बज़फीड की तरफ से कि वीआई की कितने कितने स्टाफ की पेंडिंग है। हालांकि इसमें मैंने शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर इंडिया का नहीं लिखा था, तो इंडिया के अलावा बाहर लिखा था। जो वोडाफोन, बाहर तो से वोडाफोन है, तो वोडाफोन में जो है वो लिखा था बाहर का। तो इस तरह से। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे ARPU क्या लिख रखा है बेसिकली, अब हमें ये फ्यूचर में दिख सकता है कि वीआई जो है अपना रिकवरी स्टेज पे आए, तो हमें टेलीकॉम सेक्टर की रिकवरी का कैसे पता चलता है। जैसे आपका अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसे कुछ है, तो जैसे ऑयल बेस्ड कंपनी आपकी रिलायंस, ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेट्रा है, हार्डकोर बिजनेस के अंदर काम करती है, सीमेंट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह है, तो उसका हम रेवेन्यू देख के या EBITDA देख के हम पता लगा सकते हैं। बट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक काफ़ी मेजर टर्म चलती है आपकी, मतलब काफ़ी पॉपुलर टर्म है ये आपकी ARPU। ARPU का मतलब आपको पहले फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी। ARPU का फुल फॉर्म होती है आपकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार शॉर्ट में करके, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। बेसिकली क्या है कि आपका, कि जैसे आप अपने इंडिविजुअली रिचार्ज कराते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर का तो सबसे मेन काम वही होता है कि रिचार्ज में सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर आपका इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रहता है कि टोटल इनका जितना रेवेन्यू रहा, मान लेते हैं X रहा, उसको जो है डिवाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ सिम कार्ड यूज़र्स या यूज़र्स इनके पास है, जैसे पोस्ट पेड, प्रीपेड, सब कुछ मिला जुला के कितने इनके पास यूज़र्स है। मान लेते हैं 100 है, ये कुछ भी Y मान लेते हैं, Y 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है मिला के कि कितना उनका टोटल रेवेन्यू था अपॉन में कि कितने उनके टोटल यूजर्स हैं, उससे उनका ARPU आता है। और जो आपके मतलब टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज होती है, उनको ARPU के बेसिस पे जज करा जाता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो 2-3 लोग मिल के यूटिलाइज करेंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ARPU जनरली, मतलब टेलीकॉम से कंपनी जनरली सेल नहीं करती है, तो मतलब ऐसा करेगी भी क्या। और इसके अंदर इनका जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो एक इंडिविजुअल खुद कंज्यूम करेगा, उसके फ़ोन में डेटा होगा, उसके फ़ोन में रिचार्ज होगा, वो खुद कंज्यूम करेगा। तो उस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। तो X/Y करके आपका, मतलब आपके जो टोटल रेवेन्यू है अपॉन में टोटल यूज़र्स से आपका ARPU आता है, जिसके बेसिस पे जज किया जाता है। तो हमने इस साइड में डिस्कस कर लिया क्योंकि आपको बेटर इससे क्लैरिटी हो सकती है। बैड बैंक सिक्योरिटी रिसीट्स टू गेट गवर्नमेंट बैकिंग ऑफ 30.6 करोड़ नेशनल, ये आपका प्लान गेट्स कैबिनेट नॉट। बेसिकली क्या है कि हमने कल समझा था कि आपका बैड बैंक क्या एस्टेब्लिश होगा। बैड बैंक में क्या होगा कि जो बैंक्स के बैड डेट है, कि जो बैंक्स ने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा, बैंक के जो डिफ़ॉल्ट हो गए जिसने उसको लोन दिया था, तो उसके लिए बेसिकली एक बैड बैंक बनेगा। उसके अंदर आपकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो ARC और एक EMC। ARC आपकी होगी जो असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्या करेगी, ये बेसिकली सारा बैड डेट परचेज कर लेगी आपके जो बैंक्स थे उनसे, और उसको कलेक्ट करेगी बाद में। उसको कलेक्ट करेगी मतलब जैसे मान लेते बैंक को मेरे से पैसे लेने थे बट मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ARC जो है बैंक से मेरा लोन परचेज कर लेगी, बैंक को उसी टाइम पैसे दे देगी जो मेरे को बैंक को देने थे, फिर ARC मेरे से पैसे लेगी बैंक के बिहाफ पे। तो बेसिकली इस तरह से काम करता है। आपका अगर आपने डिस्काउंटिंग वगैरह पढ़ो तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से काम करता है। तो ये वो हो गया आपका इसके अंदर। अब इसके अंदर आपका ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो
मेरे से उनको कैश लेना था वगैरह, तो उसके लिए उनको बैंक में आके पैसे देने हैं। बट अब देखो पेपर पे तो ये लिखा है कि बैंक को पहले पैसे दे देंगे, बट पहले पैसे कितने में दे पाएंगे और किस एक्सटेंट तक दे पाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। हो सकता है दे भी देख कि सारे पैसे पहले दे दे गवर्नमेंट, मतलब दिलवाली बन जाए या ऐसा कुछ है, बट वो पहले पैसा नहीं दे सकते, उनको कुछ रिकवरी होगी तभी वो पैसा दे पाएंगे। पर इसके लिए आपका एक प्रोविज़न बनाया है गवर्नमेंट ने कि 30.6 थाउजेंड करोड़, यानी कि आपका 30,600 करोड़, इतने पैसे वो जो है पहले ही दे देंगे। मतलब जितने भी बैड डेट लोग सबमिट कराएंगे तब तक के लिए, जब तक के लिए मतलब आपका ये अमाउंट चल रहा है, तब तक के लिए आपको उसी टाइम पे इंस्टेंट पेमेंट आपको मिल जाएगी, और बाद में हम अपना कलेक्ट कर लेंगे, हम वो हमारी टेंशन है, अब अपने पैसे लौट जाओ। उस तरह से बेसिकली होगा आपका। यहाँ पे एक और टर्म चलती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिंग कंपनी मतलब इसका कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे है कंपनी, कुछ लोगों ने मिलकर बना ली है, ना कोई काम करेगी कंपनी, ना इसका कोई ऐसा ऑफिस वगैरह होगा, कोई इसकी टीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली कुछ एक बेसिक टीम तो होगी, कुछ एनालिस्ट बैठे होंगे, कुछ क्रेडिट रेटिंग वाले बैठे होंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाता है बैड बैंक, और तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका स्टाफ हो सकता है। बट अभी के लिए नॉन ऑपरेटिंग कंपनी इसको नाम दिया जाता है। शेल कंपनी भी कई लोग बोलते हैं, बट शेल कंपनी बोलने से क्या होता है कि थोड़ी फ्रॉड की सेंस आने लग जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, शेल कंपनी भी इसको कह सकते हैं आप सेफली। तो ये बेसिकली इस तरह से हो गया। आपका ये 30,600 करोड़ जो है सिक्योरिटी रिसीट के फॉर्म में जो है इशू करेगी आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारामन ने कहा है। तो सिक्योरिटी रिसीट मतलब यही कि आपका आप जो आपने हमें अपने लोन बेचा है उसके बेस पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी उसके कि आपको उसको वापस देना है, हमें वापस देना आपको। कैनरा बैंक विल होल्ड अ 50% स्टेक इन NARCL। तो बेसिकली यही है कि आपका कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा ओनरशिप इसके अंदर रहेगा NARCL के अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ये कंपनी है ना, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, तो कंपनी के अंदर किसी ना किसी की ओनरशिप रहेगी। तो मेजोरिटी काफ़ी सारे PSUs और कैनरा बैंक जिसके अंदर मेन होगा उन सबको मिला के 51% होगा। अच्छा, 51% सिर्फ कैनरा बैंक का नहीं है, यहाँ पे आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होएगा। स्टेट रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेड बाय कैनरा बैंक, मतलब कि बेसिकली 51 के अंदर मेजोरिटी रहेगा कैनरा बैंक का, बट बाकी काफ़ी सारे स्टेट रन बैंक्स का जैसे SBI वगैरह का इसके अंदर स्टेक रहेगा। टोटल मिला के 51% के इक्वल टू होगा। तो हमने पूरा जो है देख लिया ये जो न्यूज़ थी। सॉरी, अब इसके अंदर यहाँ पे चलते हैं एक बार। ये आपका क्या है बेसिकली, ये कि ये HDFC म्यूचुअल फंड वालों का ऐड है। ये किस चीज़ का ऐड है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली इनका NFO आ रहा है। NFO हमने थोड़े दिनों पहले समझा भी था शायद, तो हम ये समझ लेते हैं बेसिकली क्या इसका फुल फॉर्म होती है। पहले NFO मतलब होता है आपका न्यू फंड ऑफर। मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यू फंड ऑफर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने IPO सुना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार IPO के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी अपने नए शेयर्स निकालती है, फर्स्ट टाइम इशू करती है पब्लिक मार्केट के अंदर, उसके बाद वो पब्लिकली ट्रेड हो सकती है। तो बेसिकली इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली अब बैंक्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने जो उनका फंड चल रहा होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक तरह से इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट वाला है तो माने थे कि अभी म्यूचुअल फंड जो हम पैसे डाल रहे हैं वो स्टॉक मार्केट वाला है, म्यूचुअल फंड और आपका स्टॉक मार्केट। इसके अंदर क्या होगा कि ये आप है, आप मतलब जनरल पब्लिक या एक रिटेल इन्वेस्टर, एक ही बात है दोनों चीज़। तो आपका जो है म्यूचुअल फंड में आप पैसा देते हैं, तो ये बेसिकली एक इंटरमीडियरी का काम करेगा और आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में चैनलाइज कर देगा। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और आपको कॉस्ट और टाइम का बेनिफिट मिलता है कि आपको देखने नहीं पड़ेंगे अपनी सिक्योरिटीज़। आपका बेसिकली अपने लिए आप एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हायर कर रहे हैं एक बेसिस पे, तो उस तरह से बेसिकली आपका काम सारा कर देगा। तो उस तरह से ये काम करता है। पर इसके अंदर जो ये आपने ये पैसे दिए इसको, वो कब दिए होंगे? एक तो हो सकता है कि इनका आपने आप किसी भी ऐप पे के ऊपर गए और आपने परचेज़ कर लिया, बट उसमें तो है क्या है कि आपने अगर परचेज़ किया तो किसी ने सेल किया होगा तब आप परचेज़ कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक और चीज़ होती है NFO मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक नया फंड चला रहा है, फिर उसमें आप एक बारी प्राइमरीली बाय कर सकते हैं और फिर आप उसे सेल भी कर सकते हैं, कोई और बाय कर लेगा। तो उस तरह से बेसिकली वर्क करता है। जैसे IPO होता है, IPO में आप एक बार बाय कर सकते हैं सब लोग सिर्फ, और अगर आप उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है जो 2-3 दिन बाद हो जाता है, तो आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो उस तरह से बेसिकली सेम बात है। तो NFO आप समझ गए होंगे कि आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सेल करते हैं अपनी नए फंड के यूनिट्स को। तो 17 सितंबर से इनका 1 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 13 दिन 14 दिन के आसपास इनका IPO आपका NFO चलने वाला है।
तो ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एमफी लिख रखा है। एमफी मैंने पहले बताया भी था आपको कि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी काम करती है एमफी। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि एनएफओ निकालते टाइम बहुत सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सीधा इतनी मास पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भले ही आप एचडीएफसी बैंक हो। तो बेसिकली इस तरह से, हालांकि एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये सिर्फ एचडीएफसी है। कई लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि एचडीएफसी बैंक मतलब एक अलग चीज़ है, एचडीएफसी एक अलग चीज़ है। तो बेसिकली इस तरह से हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो एमफी मैंने इसलिए लिखा है कि इसके कंप्लायंसेस इनको फुलफिल करने पड़ेंगे। एमफी की फुल फॉर्म होती है आपकी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये हमने पूरा जो है डिस्कस कर लिया है एमफी की फुल फॉर्म तक। तो ये आपको बेसिकली मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पेपर प्रोडक्ट सेक्शन आते हैं, इसके अंदर आपको ये डिस्कस मतलब आपको ये रीड करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसी न्यूज़ से बेसिकली काम नहीं होता है। अच्छा, ये हमारा एक ये न्यूज़ रह गई, ये हम कवर कर लेते हैं। बैंक्स गिफ्ट रैप लोन्स इन फेस्टिव रेट्स। ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि आपका सीजनल चीयर जो आ रही है, सीजनल चीयर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। बेसिकली क्या है कि आपके दिवाली और ये दशहरा वगैरह का पूरा सीज़न आ रहा है लास्ट तक, जो क्रिसमस न्यू ईयर तक चलता है। तो और अपने नेक्स्ट ईयर में भी लोहरी वगैरह तक चलता है, जो सीज़न पूरा रहता है। इसके अंदर आपका लोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सीधी सी बात है। अमेजोन की सेल आएगी, फ्लिपकार्ट की सेल आएगी, और ऑफलाइन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह लगती रहती है, तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइम पे अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वाला लोन्स सबसे ज़्यादा चलते हैं, जैसे होम लोन वगैरह या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसे लोग लोन्स इस टाइम पे नहीं चलते हैं। ऐसे टाइम पे लोन चलते हैं पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही होती हैं आपकी। तो ऐसे जो लोन्स हैं बेसिकली हमें उनका नेचर समझ में आ गया। तो ऐसे जो लोन्स हैं, ये जो बैंक्स हैं आपके एसबीआई, कोटक महिंद्रा, पीएनबी, बीओबी, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, और बाकी तो आपको क्लियर हो गए होंगे, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सब जो बैंक हैं वो आपके रिकॉर्ड लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है चैनलाइज हो सके आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर, और एक पंप आ सके, क्योंकि कंजम्पशन एक सोल रीज़न है एक इकोनॉमी क्यों ग्रो कर सकती है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो बेसिकली आप किसी से परचेज कर रहे हैं, तो उसके पास आपके पास जो कैश फ्लो था वो उसके पास चला गया, और ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं कर सकता कि वो जो बना रहा है या उसके आसपास जो बना रहे हैं लोग, और उनसे वो बिना कैश दिए कुछ अपने कमोडिटीज़ दे के मतलब अपनी पूरी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आगे भी कुछ परचेज करेगा, तो कुछ परचेज करेगा तो वहाँ पे कैश फ्लो चला गया, तो ये ऐसा हो सकता है कि घूम घूम के वापस इसी के पास आ जाए। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर एक जो पैसा होता है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपीज़ की वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम्स मल्टीपल टाइम्स सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो 100 रुपीज़ की वैल्यू लेट से LRR वगैरह के बेसिस पे निकलता है, बट हम मान लेते हैं 700 रुपीज़ है आपकी। तो एक 100 रुपीज़ अगर एक इकोनॉमी के अंदर से 7 टाइम्स घूम रहा है, तो 700 रुपीज़ उसकी असल में वैल्यू होती है। ये बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन और LRR वगैरह में अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, इसी समझ में आ रही होगी। तो हमने समझ लिया, और इसका बेसिकली लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने का मतलब भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो इकोनॉमी के अंदर। तो हमने पूरा जो समझ लिया है। मैंने आपको ये बता दिया था कि पेपर पॉलिटिक्स आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, और इसके 2 पेजेस आते हैं आपके सेकंड और थर्ड पेज पे, तो हम ये दोनों स्किप करते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये हम स्किप करते हैं। अच्छा, फोर्थ पेज के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम्स इंटरैक्ट का पेज आया आज वैसे, बट इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट का सेक्शन रहता है, उसकी 2-3 न्यूज़ होती हैं जनरली, और आपका फिर नीचे से टाइम्स इंटरैक्ट शुरू होता है। बट इसको जो हम आज स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे पेज पे एड्स हैं आपके, देख सकते हैं। मैं वापस एक बार कर देता हूँ, पूरे पेज पे आपके एड्स हैं। तो आगे चलते हैं। आपका ईटी मार्केट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अगर आप किसी दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ ये पढ़ के भी अपना काम चला सकते हैं, अगर आपको फाइनेंस के लिए आप ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अच्छा, मैंने इसको कल आपको 2 पार्ट्स में करके, मतलब लास्ट में 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था पूरा स्टॉक इंडेक्स का। इसके अंदर 10 इंडेक्स हैं बेसिकली, और हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया था कि निकी के अंदर कितने शेयर्स आते हैं, हैंगसेंग के अंदर कितने हैं, कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह वगैरह। अगर आपको देखना है तो आप कल वाली वीडियोस और परसों वाली वीडियोस में जा सकते हैं, उसके अंदर लास्ट वाले पोर्शन को आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो बेसिकली इस तरह से अब इसके अंदर आपको मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये जो साइड में लिखा हुआ है ये ट्रैकर है, यहाँ पे ऊपर मार्केट ट्रेंड्स लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे मार्केट ट्रैकर लिखा था। तो मार्केट ट्रैकर के अंदर बेसिकली कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, और ये जो है 0.38 0.74 ये परसेंटेज राइज और डिक्रीज़ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। ये जो आपका एक बार बना हुआ है ये बेसिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका कितना कितना, जैसे अगर रेड साइड है और आपका लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, रेड है और लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हालांकि यहाँ पे 0.74 लिखा है और यहाँ पे 0.38 लिख के ग्रीन बना हुआ है, तो 0.38 का राइज हो गया और 0.74 का फॉल हो गया। तो इस तरह से बेसिकली ये है।
तो आप इसको इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आगे अगर आपको ये जानना है तो ज़्यादा। और मतलब आप हो सकता है कि आपको निफ्टी और सेंसेक्स वहाँ से ना समझ में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जैसे हमने फर्स्ट न्यूज़ देखी थी कि निफ्टी आप सेंसेक्स आपका 59,000 प्लस पहुँच गया था, तो ये बेसिकली आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि 59,141 पे चला गया आपका। तो ये हमने देख लिया पूरा। इन्फ्लेशन नॉट अ वरी, स्टिल इजी मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टे फॉर नाउ। बेसिकली क्या है कि आपका पहले हमें मॉनेटरी पॉलिसी समझना पड़ेगा इसके अंदर, तभी हमें समझ में आएगा कुछ। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर दो पॉलिसी चलाती है। दो पॉलिसी के अंदर पहली पॉलिसी आपकी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो भी मेजर्स हैं, पॉलिसी के अंदर क्या होता है, किसी भी पॉलिसी के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के कुछ हथियार होते हैं। तो उन हथियारों की पूरी जो पावर है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो हथियार है, उनकी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि कैसे उनको चलाना है, कब चलाना है, कितनी देर चलाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उससे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे वो करती है। इसके अंदर बेसिकली आपके टैक्सेस आते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो उनको घटाना बढ़ाना, टैक्स बढ़ा दिया तो ये होगा, टैक्स घटा दिया तो ये हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो ये होगा, घटा दिया तो ये होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से प्लानिंग होती है, यहाँ पर पॉलिसी बनती है। दूसरी तरफ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई के हैंडल करता है। ये दो ही पॉलिसी चलती है, तो आपका इसके अंदर जो भी हथियार है वही अगेन चीज़ें आरबीआई वो हैंडल करता है सारे के सारे। इसके अंदर बहुत ही थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका पहली चीज़ होती है इसके अंदर, आपने सुनी होगी, मैंने आपको बताया भी है पहले, रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली वो सॉरी रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसके ऊपर आपका सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक वो आपको कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस तरह से रेपो रेट के अलावा बैंक रेट हो सकता है आपका। ये अगर आप किसी ने अगर क्लास 12 वगैरह में कॉमर्स ली हो तो उसको पता होगा ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर हमें बताया जाता है। बैंक रेट आपका ये हो गया। बैंक रेट बेसिकली होता है कि आप जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कितने रेट पे लेंड करता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए हो गया कि 10 साल 20 साल एक्सेट्रा। रेपो रेट हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब बेसिकली इस तरह से काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय सेल वगैरह होती है। बेसिकली इसकी डिटेल में कभी और चले जाएंगे, बट ये जो सारी चीज़ें होती हैं सब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करती है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो एक अलग तरह से बिहेव करती है। डिफ्लेशन हो जाता है, जो कि मतलब होना बहुत मुश्किल है, बट डिफ्लेशन हो जाता है तो आपका बहुत ही अलग तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर क्या है कि हालांकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और यहाँ पे नीचे अगर आप पढ़ेंगे इसको पूरा लिखा भी यही है कि काफ़ी टाइम तक आपका जो इन्फ्लेशन का रेट प्रेडिक्टेड है उससे ऊपर ही रहने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो उसके बावजूद भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस ये नहीं करने की सोच रहे। इन्फ्लेशन नॉट अ वरी, स्टिल अभी भी इन्फ्लेशन कोई वरी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ईजी मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टे फॉर नाउ, ये आपका यही बोलना चाह रहे हैं कि आपका आरबीआई बेसिकली बोलना चाह रहा है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी रहने वाली है, ईजी रहने वाली है। कोई हम ज़्यादा हार्डकोर मेजर्स अभी नहीं ले रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो बेसिकली हमने देख लिया 5.9% के आसपास इन्होंने इन्फ्लेशन और सितंबर क्वार्टर के लिए बताया हुआ है, और दिसंबर क्वार्टर के लिए आपका 5.3% बताया हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब आपको फिगर्स भी दिख रही हैं कि कितना कितना इन्फ्लेशन जाने वाला है। तो अगर आप मतलब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं यहाँ पर, अगर आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अगर आप 6% इंटरेस्ट नहीं कमा रहे हैं तो आप एक्चुअली में पैसा लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं 5.9% का यहाँ पर, हालांकि पर एनम है तो आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट आपको जो है इन्फ्लेशन 6% के आसपास अपना लग रहा है। तो 6% के आसपास अगर आप पूरे साल में नहीं कमा पा रहे अपने सेविंग्स के ऊपर, तो आप एक्चुअली में पैसा लूज़ कर रहे हैं ना। सीधी मैथमेटिक्स वाली बात है। अगर आपके 100 रुपीज़ की वैल्यू आज से मतलब एक साल बाद 94 रहने वाली है, 6% का इन्फ्लेशन अगले वाला है, तो आपका जो है मतलब तो आपको अगर 100 रुपीज़ के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 6 रुपये मिल रहा है। तो ये दोनों प्लस कर देंगे आप तो वापस से 100 पे आ गए। तो आपको एक्चुअली में आपको कितना हुआ ही नहीं, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो बेसिकली इस तरह से ये आपका वर्क करता है। अगर आपको कम से कम अभी आपको 10% का 12% का रिटर्न तो चाहिए आज के टाइम पे अपनी, अगर आपको सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ, इसलिए मनी मेकिंग की तो बात उसकी काफ़ी बाद में जाके आती है। एनीवेज, T+1 सेटलमेंट्स टाइटर मार्जिन विल मेक मार्केट सेफर। ये बेसिकली T+1 सेटलमेंट्स हमने देखा था कि जिस दिन आप ट्रेड करेंगे वो दिन प्लस उसके एक और दिन, एक ट्रेडिंग डे मतलब एक बिजनेस डे, तो उसके अंदर आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे और आप वापस से सेल वगैरह कर सकते हैं। तो ऑन पेपर वो पहले ही हो जाता है। तो हमने ये देख लिया था। अब अभी के टाइम पे आपका T+2 सेटलमेंट पे चल रहा है, और काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ के अंदर आपका T+1 सेटलमेंट
मतलब ऑप्ट करने की बात हो रही है, अभी भी कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है ढंग से, तो T+1 T+2 पे ही चल रही है पूरी दुनिया, अभी T+1 पे इसको शिफ्ट करना है। अब सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने जी ये बोला है, क्या बोला है उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा ये चीज़ जो मैं समझाने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको समझनी है मार्जिन्स। मार्जिन स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होते, जो एक बिगनर जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करते या ट्रेडिंग नहीं करते। तो पहले इस आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। या भाई बिड लिखा है मैंने सिर्फ, बट आप प्राइस और आस्क प्राइस जोड़ सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। बिड प्राइस का बेसिकली वो मीनिंग होता है कि आप कितने में सेल कर सकते हैं, और आस्क प्राइस का मतलब होता है बाय कर सकते हैं। आस्क प्राइस मतलब पूछना, आस्क मतलब पूछना। तो जो आपको बेच रहा है वो कितना पूछ रहा है कि आपको कितने देने पड़ेंगे, वो बेसिकली बाय आपका आस्क प्राइस होता है, जिसमें आप बाय कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि आपका बिड प्राइस आस्क प्राइस से कम होता है, यानी कि एक मतलब अगर आपको एक ही सेकंड में बाय करके सेल करना है तो आपको एक्चुअली में लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाय प्राइस आप बाय कर पाएंगे, मान लेते मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 230.8 रुपीज़ में, 230 रुपीज़ 8 पैसे में, सॉरी 80 पैसे में। तो आपको अगर उसी टाइम पे आप सेल कर देंगे तो आपका उसी टाइम पे वहाँ पे प्राइस आपको यही दिखा रहा होगा, बट उसी टाइम में आपका सेल हो जाएगा 230.40 पैसे पे। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। ये इसीलिए बनाया गया ताकि लोग मतलब थोड़ा सीरियसली ले मार्केट को, आपका सिर्फ बेसिकली इन्जॉयमेंट के लिए ना सेल परचेज करें फालतू में। और मतलब काफ़ी सारे रीजंस और होते हैं। अगर आपने मार्केट मेकर्स का नाम सुना हो तो मार्केट मेकर्स को अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट दिखाना पड़ता है अपनी बुक्स के अंदर। खैर उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो बेसिकली ये जो इसके बीच में डिस्टेंस रहता है, जो आपका स्प्रेड बोलते हैं जिसको, वो मार्जिन होता है। मार्जिन मतलब कि जो साइड जो बंदा यहाँ पे बैठा है, जो आपको बाय भी कर रहा है, किसी से सेल भी कर रहा है, मतलब किसी से खरीद भी रहा है, किसी आपको बेच भी रहा है, उसको ब्रोकर भी बोल सकते हैं। ब्रोकर भी हो सकता है, मिडलमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो जो बंदा है उसको 40 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसके लिए मार्जिन हो गया। जैसे हम रिटेल बिजनेस मान करते हैं ना, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हम उससे बार्गेन करते टाइम भी बोलते हैं कि आपका तो मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ये कम कर लो, पैसे कर लो, कम कर लो। तो मार्जिन आपको वही सेंस दे रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे खरा खरा 40 पैसे का आपको पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो बंदा बैठा है ब्रोकर वगैरह, तो ये बेसिकली आस्क कर रहा है और यही बिड लगा रहा है कि इतने पे आप सेल कर सकते हैं और इतने पे आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बाय आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिर आप सेल्स कम पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे अब ये ब्रोकर है, तो कई लोगों को पता चला ये ब्रोकर काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें इतना बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ गए। बट कहीं पर भी ज़्यादा कंपटीशन आता है तो उससे आपका क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। जैसे सब्जी बाजार है, सब्जी के अंदर अगर मान लो एक पर्सन, जैसे मान लेते 10 रेडी लगी है, 10 के ऊपर आपका सेब मिल रहा है, एप्पल मिल रहे हैं। अगर एक रेडी वाला कम कर देगा पैसे 5 रुपये से, तो सबको कम करने पड़ेंगे, नहीं तो सिर्फ उसी के बिकेंगे जिसने कम कर रखे हैं। तो उस तरह से बेसिकली वर्क करता है। पर ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही करेगा सिर्फ, बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी कर देंगे, 2 रुपये 3 रुपये कर देंगे। तो आपको उस तरह से अब ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, नैरो मार्जिन हो जाते हैं। ये जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट मैंने आपको भी बताया कि जैसे सेब वाला कम कर देता है पैसे करना, चार्ज करना, वो ऐसा तो हुआ नहीं अपनी कॉस्ट प्राइस में से कम करेगा, प्रॉफिट में से कम करेगा अपनी, सीधी सी बात है। कॉस्ट प्राइस कैसे चेंज करेगा, वो तो हो गया जो हो गया। तो आपका जो है वो अपने प्रॉफिट में से कम करेगा। यहाँ पे भी ये होगा, नैरो मार्जिन हो जाएंगे। आपका 40 पैसे का मार्जिन हालांकि वो बहुत नैरो है, बट हो सकता है कि 20 पैसे का हो जाए, इसके बाद 0.80 के बाद 0.60 रह जाए, सिर्फ 10 पैसे का, पॉइंट में पैसे का हो जाए, 0.1 पैसे का पॉइंट वगैरह। इस तरह से बेसिकली वर्क करेगा। नैरो मार्जिन हो जाएंगे। यहाँ पे इसलिए लिखा है टाइटर मार्जिन मतलब नैरो मार्जिन। तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि ये आपका जो है अगर T+1 सेटलमेंट्स वगैरह आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, फास्टर ट्रेड होने लगेगा, तो ज़्यादा कंपटीशन आएगा, ज़्यादा कंपटीशन आएगा तो नैरो मार्जिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी पूरे समझने के लिए, लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो कि आप कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ ये ही नहीं होता है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और काफ़ी सारी जगह पे सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ाते हैं, बट इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर होता है कि आपको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट लिख रहा हूँ, कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कि आप किसी सिक्योरिटी को कितना जल्दी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट मान लेते हैं कि आपकी कोई 50 लाख की रियल एस्टेट पड़ी है, बट आप उसे जल्दी से सेल नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास कोई रिलायंस का शेयर पड़ा है तो आप 1 सेकंड में उसको सेल कर सकते हैं, लेस देन 1 सेकंड में सेल कर सकते हैं, तो वो हो गया। बट अगर आप जैसे रियल एस्टेट है मान लेते हैं 50 लाख की है, तो आप उसे 40 लाख में तो कभी भी सेल कर सकते हैं, बहुत ईजिली सेल कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं है लिक्विड फिर, क्योंकि कन्वर्ट तो हो रहा है। तो बेसिकली यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है आपका फेयर वैल्यू, कि आपका लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे सेल कर पा रहे हैं या नहीं। शॉर्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर 3 पॉइंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं एक्चुअली में।
कन्वर्ट कर सकते हैं, आप शॉर्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ उसे फेयर वैल्यू पे आप बेच पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो आपकी लिक्विडिटी रहती है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसके अंदर अगर आप 40 मतलब कोई 50 लाख का प्लॉट है आपका, तो उसे 40 लाख में तो कोई भी निपटा देगा। बट अगर आप 50 लाख के प्लॉट को लेट से 49 लाख या 51 लाख प्रोबेबली उसमें अगर आप सेल कर पा रहे हैं, तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो उस तरह से लिक्विडिटी का यही मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि नैरो मार्जिन हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना ये वाली बात, मैं ट्रैक्टर को जाने देता हूँ पहले। हाँ, तब नैरो मार्जिन हो जाएंगे आपके। तो उससे क्या होगा बेसिकली कि आपका फेयर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर चले जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे कि आपका टू मान लेते कि 115 पे आपने बाय किया शेयर, 115.8 रुपीज़ पे बाय किया, और 115.6 रुपीज़ पे आप उसे जल्दी से सेल कर पा रहे हैं, वर्सेस कि आप मान लेते 115.8 पे आपने बाय किया और आप जो है उसे सेल कर पा रहे हैं मान लेते 80 रुपीज़ पे। इतना गिरा हुआ मार्जिन, इतने ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं लोग। तो मार्जिन अगर कम होगा तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका ये जो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो ऊपर चले जाएगा। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका कितना डिक्रीज रह रहा है, आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 35.8 रुपीज़ का रह रहा है, यहाँ पे सिर्फ 20 पैसे का रह रहा है। तो बेसिकली आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी आपकी। तो हमने पूरा न्यूज़ समझ लिया। इसके अंदर काफ़ी वो था। मेक मार्केट सेफर का मतलब ये है कि लिक्विडिटी इसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ने से सेफर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक आपको 2 इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, आपको 1000 रुपये डालने हैं, और दूसरी इन्वेस्टमेंट में भी 1000 रुपये डालने हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें प्राइस ही देखना होता है। तो 1000 रुपये मान लेते हैं, मैंने आपको दोनों का बताया। दोनों के अंदर आपको रिटर्न सेम मिलेगा, 8% रिटर्न है दोनों में, सेम 8% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों आपकी चीज़ें 10 साल की मान लेते हैं, 10 साल की आपकी 1000 रुपये आपको डालने हैं और आपको 8% रिटर्न मिलेगा। बट एक है आपके ट्रेजरी बिल्स मान लेते हैं, टी बिल्स, और एक मान लेते हैं कि क्या है, एक है मान लेते हैं बॉन्ड्स है। तो ट्रेजरी बिल्स मैं अगर आपको बताऊं, ट्रेजरी बिल्स आप 1 सेकंड के अंदर शेयर्स की तरह सेल कर सकते हैं। बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि बॉन्ड्स आप सेल नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं बट नहीं कर सकते मान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप टी बिल्स में आपका लिक्विडिटी कम ज़्यादा हो जाएगी, और आपके बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो आपको जो है यहाँ पर सेफर लगेगा टी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो आप हालांकि सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, आपकी लिक्विडिटी सेम है, ईयर रिटर्न सेम है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है, सब कुछ, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हालांकि फिर भी आप टी बिल्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सेफर है। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे 7.9% का भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा तब भी आप इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप इसे कभी भी सेल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो वो होगा आपका। इस तरह से बेसिकली लिक्विडिटी होने की वजह से आपका जो है सिक्योरिटीज़ सेफर बन जाती हैं आपकी। तो ये हमने जो है पूरा समझ लिया। और इसके बाद बाकी कोई बेसिक न्यूज़ है आपकी, ये छोटी सी न्यूज़ थी, आपका ITC सर्जेस 7% एंड ओपन द वे फॉर 14% मोर अपसाइड। तो ये तो आपने कल मीम्स वगैरह में देख ही लिया होगा कि ITC कल 7% से इंक्रीज़ कर गया, और टेक्निकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 15% से इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये बेसिकली यही बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि हमने पूरा कवर कर लिया। और यही आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये जो का मार्केट मेकर्स वाला था, फिर बाय और सेल, बिड आस्क प्राइस, देन लिक्विडिटी के अंदर ही 3 पॉइंट्स, ये जो मेन कंडीशंस रहती हैं आपकी कि आप लिक्विडिटी कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं अपने मार्केट के अंदर, और लिक्विडिटी से क्या फ़र्क पड़ता है आपकी सिक्योरिटी के नेचर के ऊपर। तो हमने जो है पूरा नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो आप टेलीग्राम पर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करें और अपने नोट्स जो है हमें शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।